दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि अभी सभी जानते हैं, जिस तरह से समाज के अंदर महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है और खासतौर से यौन हिंसा जो बढ़ रही है, वह वास्तव में चिंता पैदा करने वाली है। क्योंकि किसी भी सभ्य समाज के अंदर महिलाओं के प्रति अपराध किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं हो सकता। और ये बहुत और दुखद है ये बात ये, क्योंकि लगातार यौन हिंसा जिस तरह से बढ़ रही है और साथ ही जिस तरह से उसमें एक विभत्स वाला जो एंगल है वह भी उसमें लगातार देखा जा रहा है कि इतनी दरिंदगी महिलाओं के साथ की जा रही है, तो किसी की भी रूह कांप जाए अगर उस दृश्य को देख ले या उस तरह का समाचार कोई पढ़ ले या सुन ले। तो इस तरह का जो घटनाएं समाज में लगातार बढ़ रही हैं, जो विकृत मानसिकता समाज में अपनी पैठ बना रही है, इसे पाशविक प्रवृत्ति कहें, राक्षसी प्रवृत्ति कहें, जो भी कहें, इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं समाज में लगातार वे अपनी पैठ बना रहे हैं और देख रहे हैं कि संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और महिलाओं की सुरक्षा ऐसा मुद्दा बन चुका है आज, उसके लिए हर कोई चिंतित है। बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर जो एक कंस्ट्रक्टिव काम दिखाई देना चाहिए, या महिला अपने को सुरक्षित महसूस करें किसी भी समय, चाहे रात हो दिन हो किसी भी समय, या कोई भी कार्यस्थल। ऐसा लगता है कि कोई भी कार्यस्थल महिला की सुरक्षा को पूरी 100% सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। अभी हमने कल देखा कि जिससे कोलकाता के अंदर जो घटना घटी है महिला डॉक्टर के साथ में, उसने भी रूह कांपने वाली घटना है हर व्यक्ति की, हर संवेदनशील व्यक्ति की। तो आखिरकार इन घटनाओं के पीछे क्या कारण है, कौन सी ऐसी मानसिकता है जो इतनी विकृत मानसिकता के रूप में सामने आ रही है, जो महिलाओं की सीधा सीधा एक उनके जो अस्तित्व पर सीधा सीधा चोट कर रहा है। आज हमारे साथ इस पैनल में इसी विषय पर हमारा डिस्कशन है, और हमारे इस पैनल में महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो सामाजिक सरोकार को लेकर लगातार सक्रिय रहती हैं, चिंतित रहती हैं, लगातार अलग अनेक मंचों पर वह इन बातों को लगातार पुरजोर तरीके से उठाती रहती हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे आखिरकार जो समाज में जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके पीछे आप कौन सा कारण वह देखती हैं, या कौन सी ऐसी सोच देखती हैं जो समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लगातार कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहा है और लगातार महिला की अस्मिता से खिलवाड़ करने में संकोच नहीं करता है। आइए मैं उनका परिचय आप सभी से करा देता हूँ। मतलब पूनम शर्मा जी भैया मेरठ से बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत महिला सरोकारों को लेकर हमेशा वह कहीं न कहीं जी मंचों पर उठाती रहती हैं। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक साथ यू, ही थैंक यू। अंशु दहिया जी हमारे साथ कुरुक्षेत्र हरियाणा से जुड़ी हैं, बहुत ही वह भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और प्रोफेसर भी हैं डिग्री कॉलेज में। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही डा अंशु नैथानी जी भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अनेक वर्षों का पत्रकारिता अनुभवती हैं। तो अपने सर जो उनका पत्रकारिता का क्षेत्र है, लगातार वह ऐसे मुद्दों को लगातार प्रमुखता देती रही हैं, उठाती रही हैं। और बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ उनका भी, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो सबसे पहले सवाल मैं अंशु जी से ही करता हूँ कि अंशु जी पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक वर्षों से विभिन्न जगह वह अपने पत्रकारिता के कारण जाती भी हैं, लोगों से संवाद भी करती हैं। तो अंशु जी आखिरकार कौन से कारण आप देख पाती हैं, ऐसी जो घटनाएँ घटती हैं, कल जो कोलकाता के अंदर घटना घटी है और बुलंदशहर यूपी के अंदर भी हमने देखा कि एक एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा इतने छोटी बच्ची के साथ अनैतिक कार्य किया गया और एक बेजुबान पशु को भी नहीं छोड़ा। तो ये विकृत मानसिकता समाज में जो पैठ बना रही है अपने, इसके पीछे आप क्या कारण देख पाती हैं? ऐसे कौन से वजह हैं जो लगातार इस तरह की प्रवृत्ति समाज में हावी हो रही है? अंशु जी। देखिए, प्रवृत्ति की बात करें तो ये प्रवृत्ति तो अनादिकाल से चली आ रही है, जो आपराधिक प्रवृत्ति है, जो पाशविक प्रवृत्ति है, जो इस तरह के क्रूर मानसिकता वाले लोग हैं, वो तो हमेशा-हमेशा से ही रहे हैं। लेकिन चूँकि हम एक समाज में रहते हैं, हम एक स्टेट के अधीन में रहते हैं, तो वहाँ पर जो समाज है, जो स्टेट है, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो हमारी रक्षा के लिए होता है और इन अपराधी तत्वों से बचाने के लिए होता है। लेकिन वो कहीं फेल हो रहा है, जिस वजह से ये अपराध जो है, ये महिलाओं के प्रति जो यौन हिंसा है, हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर पर अगर ये महिला डॉक्टर के केस की मैं बात करूँ, तो ये केस तो कहा जाए कि बहुत ज़्यादा ही एक शोचनीय विषय है, बहुत हम सभी लोगों के लिए सोचने के लिए गंभीर विषय है। वो इसलिए है कि जैसे आपने बात किया कि कोई बड़ी बात नहीं है, रेप की घटनाएँ, इस तरह की घटनाएँ हम अक्सर ही सुनते रहते हैं। गाँव-खेड़ों से आ रही हैं, कोई दूर-दराज के इलाकों से आती हैं, शहरों से आती हैं, मतलब अक्रॉस द कंट्री इसमें कोई ऐसा नहीं है कि गाँव में हो रहा है कि शहरों में हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। लेकिन यहाँ पर गंभीर बात ये है कि वर्क प्लेस में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। वर्क प्लेस एक ऐसी जगह है, वो महिला का कहाँ डॉक्टर जो थी, उनके साथ इस तरह की जघन्य घटना हुई, वो अपने हॉस्पिटल में थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी और जब वो अपनी ड्यूटी करने के लिए हॉस्पिटल में आए होंगे, तो उनके घरवाले भी बहुत एक नॉर्मल होंगे, उन आराम से सोए होंगे उस रात, उन्होंने सोचा होगा हमारी बेटी तो एक ड्यूटी ही करने गई है अपने ऑफ़िस। तो हम जो अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, उसे वो हम अपने घर की ही तरह मानते हैं कि वो हमारा एक संरक्षित और एक सुरक्षित वातावरण है।
ये रेप या बलात्कार की घटना किसी सुनसान जगह पर, किसी सड़क पर, किसी ऐसे गाँव में या कोई इस तरह की जगह नहीं हुई कि जिन्हें हम कह दें कि अपराधी खुलेआम घूम रहे थे और उन महिला के साथ ऐसा हुआ। वो अपने वर्क प्लेस में थी, जहाँ उन्हें अपनी सुरक्षा की पूरी गारंटी होना, ये स्टेट का फर्ज़ था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस उस हॉस्पिटल के प्रशासन की, कि उस वहाँ जो भी लोग हैं, ना ही वो महिला डॉक्टर, जितने वहाँ मरीज़ हैं और जितने भी लोग वहाँ हैं, क्योंकि वो एक सरकारी संस्था है, वो एक इंस्टीट्यूट है, स्टेट का अंग है और उसके अंदर इस तरह की दुराचार की इतनी बड़ी घटना होती है, तो ये वाक़ई किसी की रूह कँपा देगी कि कल को अगर हमारी बेटियाँ, बच्चियाँ अपने कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, अपने काम पे जा रही है, जॉब प्लेसेस पे जा रही है, जहाँ हम सोचते हैं कि एटलीस्ट वो वहाँ तो सुरक्षित होंगी क्योंकि वहाँ सारा एक सिस्टम है, सीसीटीवी कैमरास लगे रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो एक गार्डेड एरिया है। हमें डर कहाँ लगता है जब हमारे बच्चे, हमको लगता है कि बेटियाँ कहीं बाहर गई हैं, वो पब्लिक में हैं या वो ऐसे सुनसान सड़कों पर हैं, तब ये डर लगता है क्योंकि वहाँ पर तो ऐसे पाशविक तत्व को कंट्रोल करना, हम कह सकते हैं कि हर पुलिस चप्पे-चप्पे पर, एक-एक कदम पर तो नहीं खड़ी होगी। लेकिन ये जो घटना हुई है, एक सरकारी हॉस्पिटल में हुई है, एक डॉक्टर के साथ हुई है, ड्यूटी करते हुए हुई है, तो ये इतना बड़ा अपराध है और ऐसे स्टेट में हो रही हैं जहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं महिला हैं। मुख्यमंत्री के पास ही स्वास्थ्य महकमा है, मुख्यमंत्री के पास ही लॉ एंड ऑर्डर है और मतलब बहुत ही एक कहा जाए कि दुखद स्थिति यहाँ पर ये भी लग रही है कि जो कॉलेज प्रिंसिपल है वहाँ के, जो उस मेडिकल कॉलेज में जहाँ इन महिला के साथ इस तरह की घटना हुई, केवल रेप नहीं, अब तो ये बात आ रही है कि उनके साथ जिस तरह के एविडेंस मिले हैं सर्कमस्टेंशियल, एक गैंग रेप की बात आ रही है कि उनके साथ हो सकता है गैंग रेप हुआ हो और जिस तरह की लापरवाही उस हॉस्पिटल के जो हेड थे, उनकी प्रिंसिपल की तरफ से हुई है और जिस तरह से प्रशासन ने, सरकार ने उनके साथ डील किया है, वो ज़्यादा दुःख देता है और तकलीफ देता है कि वो उन्होंने पहले तो देखा कि वो महिला, वो जो डॉक्टर थी, वो शत-विक्षत उनका शरीर था, खून निकल रहा था, लेकिन उन्होंने पुलिस में सबसे पहले प्रिंसिपल ने रिपोर्ट किया कि वो कोई सुसाइडल केस है, जबकि वो साफ परिलक्षित हो रहा था। पहली जो एक सबसे बड़ा अपराध है, वो यहाँ हुआ और उसके बाद जो बता रहे हैं कि उनके पेरेंट्स वहाँ गए तो 3 घंटे तक उनको नहीं देखने दिया गया अपनी बेटी को। उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है और जो प्रिंसिपल हैं, उनको कुछ भी नहीं किया जाता। हालाँकि बाद में दबाव के वो इस्तीफ़ा देते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि 12 घंटे बाद ही उनको दूसरी नियुक्ति मिल जाती है प्रिंसिपल के ही रूप में दूसरे मेडिकल कॉलेज में। तो हमारी सरकारें कितनी गैर संवेदनशील हैं। कितना सोच रही हैं महिलाओं के बारे में। आप सोचिए जब पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर इस मसले को लेकर, सुरक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, न्याय की माँग कर रहे हैं और इसे एक तरीके से निर्भया पार्ट 2 भी कहा जा रहा है जिस तरह से उन महिला के साथ हुआ है। तो ऐसे समय में क्या ये कितना असंवेदनशील है कि जिस राज्य की सीएम महिला हैं, जो स्वास्थ्य महकमा उनके अंडर है, तो वो उन प्रिंसिपल को उसी दिन ही दूसरी नियुक्ति दे देती हैं। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, केवल एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और बड़ी दुःख की बात है कि हाई कोर्ट को इसमें आकर के बीच में बोलना पड़ता है कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है और सीबीआई को ये केस दिया जाए। तो मैं कहूँगी यहाँ साफ-साफ स्टेट फेलियर, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर और इतना बड़ा डर का माहौल जो है लोगों के बीच बना है, वो स्टेट के फेलियर से और जी। प्रशासन के फेलियर से कि आज लोगों को ये डर लग रहा है उनकी बेटियां बच्चियां जब स्कूल कॉलेज अपने वर्किंग प्लेस में जा रही है यानी कि अब वो क्या काम करने भी घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं मतलब ये जो फीलिंग है वो सच में नम कर देने वाली है बहुत ही पीड़ा देने वाली है और बहुत ही तकलीफ देने वाली है तो यौन उत्पीड़न तो सदियों से होता आया है हो रहा है सब चीजें हो रही है लेकिन हम जिस सभ्य समाज में रह रहे हैं हम जिस एक पुलिस प्रशासन सरकारों को जिस तरह से हम चुनते हैं उन्हें बिठाते हैं तो उनकी जो जिम्मेदारी है अगर वो उसको करने में फेल कर रहे हैं हमें इतनी भी सुरक्षा नहीं महिलाओं को मिल पा रही कि वो अपने वर्क प्लेस में भी सुरक्षित रह सके आज बिल्कुल, जो बिल्कुल। भी महिला डॉक्टर है उन्हें कैसे कह पाएंगे कि वो नाइट ड्यूटी करें हॉस्पिटल्स में जो नर्सेज हैं हम उन्हें कैसे कह सकते हैं या जो भी नाइट ड्यूटी करती हैं चाहे कोई भी है वो अपनी सुरक्षा को लेकर उन्हें कितना भय होगा आप ये समझ सकते हैं तो इंस्टीट्यूट के अंदर भी वर्क प्लेस के अंदर भी तक भी हमने अगर इस भय को बिठा दिया है तो
हम क्या करेंगे? आजादी के 70 साल बाद भी हम इतनी सुरक्षा अगर अपनी नागरिकों को, अपने देश की महिलाओं को, लड़कियों को नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, तो हम एज अ स्टेट, हम एज अ क्या कहा जाएगा, पूरे देश ही हम कहेंगे कि हम तो फेल हैं इस मामले में। जी, बहुत जी। दुखद घटना। जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत दुखद घटना है। और कैसे हम सभ्य समाज की जो बात करते हैं, वह कैसे हम उसका किस तरह से एक जो महिलाओं की सुरक्षा को कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं सभ्य समाज के अंदर, ये बड़े सवाल लगातार पैदा हो रहे हैं। और जहाँ आधुनिकता की बात करते हैं, आधुनिक समाज की बात करते हैं, ऐसे में ऐसी घटनाएँ लगातार चिंता पैदा करती हैं कि आखिरकार इतनी आधुनिकता के बावजूद भी, इतना डेवलपमेंट के बावजूद भी आज भी महिलाएँ सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। ये बड़े सवाल हैं और मैं डॉक्टर संतोष दहिया जी के पास आता हूँ, क्योंकि आप सीधी छात्रों से जुड़ी हुई हैं। लगातार छात्रों से आप संवाद करती हैं, उनकी जो जीवन शैली है उसको भी बखूबी आप बड़े नज़दीक से देखती हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं किसी भी वर्ग की, चाहे छोटी बच्ची तक को भी लोग इस समय अपनी पाशविक प्रवृत्ति, जो उनकी हैवानियत है, छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं। कल हमने देखा बुलंदशहर में एक घटना सामने आती है। तो लगातार विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्र में, ये मतलब कोई ऐसे राज्य नहीं, केवल एक राज्य के अंदर ये घटनाएँ घट रही हों। देश के विभिन्न राज्यों में लगातार ऐसे समाचार सामने आते हैं जहाँ पर महिलाएँ, छोटी बच्ची, चाहे बुजुर्ग महिलाएँ भी यहाँ तक कि यौन हिंसा का शिकार हो जाती हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं बच्चों में, क्योंकि छात्रों से आप जुड़ी हैं, युवाओं से जुड़ी हुई हैं सीधा, जो बच्चों की जीवन शैली है या बच्चों के जो विचार हैं, जो मानसिकता किस कदर बदल रही है, कौन से ऐसे कारण प्रमुख रूप से आप देख पाती हैं समाज के अंदर? प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं इस दुखद घटना पर अफ़सोस भी नहीं जता सकती, क्योंकि ये इतनी दुखद है कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं ये मानती हूँ, महिलाएँ ना पहले सुरक्षित थी, ना आज सुरक्षित हैं। महिलाएँ ना अनपढ़ सुरक्षित थी, ना एजुकेटेड सुरक्षित हैं। महिलाएँ ना चार दीवारी के अंदर पहले सुरक्षित थी और ना ही चार दीवारी के बाहर सुरक्षित हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ महिलाएँ सुरक्षित हों। तो महिलाएँ जाएँ तो जाएँ कहाँ? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसके जो कारण आप पूछ रहे हैं, इसके बहुत कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि पेरेंट्स आज अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं। पेरेंट्स दोनों जॉब में हैं और बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है उनको नहीं मालूम, और जब देखेगा गंद, तो नेचुरल सी बात है कि उनके दिमाग में भी वो गंद पैदा होगा। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के यूथ्स को डील करती हूँ, लड़कियों को डील करती हूँ, युवाओं को डील करती हूँ, और मैं देखती हूँ कि ये जो प्रवृत्ति है, ये बढ़ती जा रही है। क्योंकि उनको उनकी अंदर की भड़ास निकालने के लिए या तो वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से कहीं लगाएं, या वो फिर नेगेटिविटी की तरफ जाएगी ही जाएगी। तो पॉजिटिव, आज बच्चे ग्राउंड में नहीं जाते हैं, आज बच्चे किसी पहले चौपालों में बैठते थे, जो खेड़े हैं उन पे बैठते थे, गलियों में बैठते थे, पेरेंट्स उसके साथ बैठते थे, बुजुर्ग उनके साथ बैठते थे। आज कहाँ वो कल्चर रह गया? आज हर बच्चा, अगर घर में 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे अलग-अलग कमरों में अपने मोबाइल के साथ या अपने लैपटॉप के साथ या लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ वो अपने अलग-अलग रूम्स में बंद हैं। उनको पेरेंट्स नहीं देख पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अगर बोलते भी हैं पेरेंट्स, तो बच्चों का आगे से जवाब होता है कि हम पढ़ रहे हैं। और क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, तो पेरेंट्स को लगता है अरे ये पढ़ रहे होंगे। क्योंकि जो 5वीं छठी के बच्चे हैं, उनको भी मोबाइल, स्मार्टफ़ोन उनके हाथ में है। वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि ऐसी गंदी-गंदी साइट्स हैं, कोई उनके ऊपर बैन नहीं है। वो ओपनली कभी भी उन साइट्स को ओपन करके कुछ भी देख सकते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जो इनसेंसिटिविटी है, चाहे वो सरकार लगा दो, चाहे वो जिम्मेदार व्यक्ति लगा लो। क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट, जिन्होंने 7-7 कत्ल कर दिए, उनको जब इलेक्शन के दौरान उनको छोड़ दिया जाता है, उनमें फूल मालाएं डाली जाती हैं, तो दूसरा जो क्रिमिनल है, जो दूसरा बलात्कारी है, जो दूसरा गंद दिमाग में पैदा कर रहा है, उसको ये लगता है उनका कुछ नहीं बिगड़ा, तेरा क्या बिगड़ जाएगा। इसी तरह से जब निर्भया कांड हुआ, तो मैंने बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स देखी हैं, जिन्होंने निर्भया को ये सवाल खड़ा किया कि वो 9 बजे बस में क्या कर रही थी, वो 9 बजे क्यों जा रही थी, वो अकेली क्यों थी, वो ये क्यों था और वो क्यों था। सवाल खड़े किए। सवाल ये होना चाहिए था कि मेरे देश की बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? ये सवाल नहीं किया जाता है। जब यहाँ मैं देख रही हूँ कि हमारी खिलाड़ी पहलवान बेटियां जब दिल्ली में घसीटी जा रही थी, तो लोगों ने ये सवाल नहीं किया कि उनको क्यों घसीटा जा रहा है। वो आत्मसम्मान की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि एक सांसद हमारे साथ ऐसा-ऐसा करता है। सबसे पहला सरकार का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी सबसे पहली ये जिम्मेदारी बनती थी, उन बच्चियों को बुलाते और उनकी तफ्तीश करते, इंक्वायरी करवाते। बच्चियों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ना चाहिए था। बल्कि जो संस्थाएँ हैं, जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको तुरंत उनके पास आके एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। इतने बड़े स्टार खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है?
उसके बाद उनको खूब ट्रोल किया जाता है, कोई शब्द नहीं बोलता है। एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हो जाता है और लोग झंडा, देश का झंडा लेकर चले जाते हैं कि ये तो लड़की जो है मुस्लिम थी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो पहले मैं बताऊं प्रशांत जी, सबसे पहले तो जब किसी के साथ घटना होती है तो सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि ये लड़की कहां थी और क्यों थी। अगर कहीं थी तो वहां पर गलत थी, सबसे पहले लड़की के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। और अगर वो ड्यूटी पे थी तो फिर सवाल उठता है कि अगर वो ड्यूटी पे भी थी तो वहां अकेली क्यों थी, वहां कोई क्यों नहीं था, या उसने फोन क्यों नहीं किया, या हो सकता है इस लड़की के साथ ही पहले से कुछ लफड़ा हो। मतलब सबसे पहले उस लड़की को कटघरे में खड़ा किया जाता है। और जब किसी लड़की के ये भी इल्जाम लोग नहीं लगा पाते हैं तो उसके बाद सबसे पहली जिम्मेदारी सरकारों को लेनी चाहिए। जिस सरकार के साथ, जिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो वहां एसपी हैं, जो डीसी हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स नहीं होती है, बस वो तो एक मामला समझ के लड़की का, और सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ थी, क्यों थी, फिर देखते हैं इसका धर्म क्या है, ये कौन से धर्म से संबंध रखती है। अगर वो सेम धर्म से लड़के और लड़की है तो फिर तो उस मसले को दबा दिया जाएगा। अगर वो दूसरी धर्म से है फिर उस मसले को उछाला जाएगा। उसके बाद आता है वो उच्च वर्ग से है या निम्न वर्ग से है। अगर उच्च वर्ग से है तो फिर उस मसले को उसी तरह से उठाया जाएगा। अगर वो गरीब की बच्ची है, दलित की बच्ची है, शोषित समाज की बच्ची है, तो ये कह दिया जाएगा अरे तो क्या हुआ। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो क्रिमिनल हैं, जिन्होंने ये घटनाएं की हैं, और उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कोई बात नहीं, मुआवजा दे देंगे, कोई बात नहीं, अरे तुम्हारी लड़की से शादी कर तो रहा है ये, और क्या चाहते हो तुम। बलात्कार करने के बाद उस लड़की के साथ ये कहता कि तू, मैं शादी कर तो रहा हूं तेरे से, मतलब ये भी उसके ऊपर एहसान कर रहा है। आप बताइए, जिस आदमी ने उसके साथ बलात्कार किया है, क्या वो लड़की उस आदमी के साथ रह सकती है। देखिए, ये समाज, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं ये मानती हूँ समाज की है। अपने बच्चों को रास्ता दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें, और खासकर लड़कों के ऊपर, क्योंकि हम लड़कियों के ऊपर नजर रखते हैं, लड़कों के ऊपर हम नजर नहीं रखते हैं। और लड़के को तो ये कह दिया जाता है अरे लड़का है, कोई बात नहीं, घूम फिर के या धक्के खा के आ जाएगा, कहाँ जाएगा। लेकिन हम लड़की के ऊपर ध्यान रखते हैं। दूसरी बात, जो पेरेंट्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां ये हमारी बच्चियां हैं, आज ये देखिए, मैं ये जो जिम्मेदारी की बात है, इससे भी ज्यादा बढ़कर तो ये बनता है कि जो सरकार, जहां पर ये हो रहा है, वो वहां पर अभी अंशु जी बता रही थी कि वो डायरेक्टर जो लगा हुआ था, प्रिंसिपल जो लगा हुआ था, वहां से 12 घंटे के बाद उसने रिजाइन किया है और दूसरी जगह पर वो लग भी गया। डूब के मर जाओ वो लगाने वाले लोग, ऐसे व्यक्ति को जो अभी अभी वहां किसी कितने बड़े क्राइम के कारण उसके ऊपर एक उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी और उसको जॉब दी जा रही है। मतलब ये इस तरह की चीजें हैं। जो लड़कियों के साथ अत्याचार होता है तो उनको कहीं कोई महत्व नहीं मिलता है, क्योंकि ये देश जब द्रौपदी के साथ चीर हरण भरी सभा में हो सकता है प्रशांत जी, तो आप देखिए ना, उस सभा में गुरु द्रोण भी बैठे हैं, कृपाचार्य भी बैठे हैं, धुरंधर युद्ध करने वाले जो धनुषधारी थे वो भी बैठे हैं। सबके सामने एक महिला को निर्वस्त्र किया जाता है, उसके बाल घसीट के उसे सभा में लाया जाता है। मैं तो ये कहती हूँ कि क्या कर रहे थे वो सब लोग जो वहां उस सभा में बैठे थे। उन्होंने ये बता दिया कि एक महिला को कहीं भी नंगी किया जा सकता है, एक महिला को कहीं भी शोषित किया जा सकता है, उसका शोषण किया जा सकता है, कहीं पर भी बलात्कार किया जा सकता है, ये लड़कों का अधिकार बनता है। ये दिखा रहे हैं ये लोग, ये बता रहे हैं, ये जता रहे हैं। जिस तरह से मणिपुर में जो कांड हुआ, उसके बाद देश के मुखिया एक शब्द ना बोले। लानत ऐसी सत्ताओं के ऊपर जो देश की बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते। वो किस तरह से घर में जाके अपनी माँ बहन से आंखें मिलाते हैं, कैसे वो उस घर में एंटर करते हैं जिसमें महिलाएं होती हैं। तो मैं तो ये सारे के सारे जो सफेद पोश है, मैं इनको कटघरे में खड़ा करना चाहती हूँ, क्योंकि इस देश को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी सत्ता के कारण। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जब मणिपुर होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब कलकत्ता में एक डॉक्टर लड़की, जो डॉक्टर किस तरह से, आप देखिए प्रशांत जी, उसको पढ़ाया, उस बच्ची को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया उन्होंने अपनी बेटी को, और वो बेटी रात को ऑन ड्यूटी है। ड्यूटी वहां कौन कौन लोग नहीं होंगे, हॉस्पिटल में मरीज भी होंगे, उनके साथ उनके कोई जो साथ लोग रहते हैं वो लोग भी होंगे, कोई और लोग भी होंगे। ऐसा थोड़ी कि वो अकेली डॉक्टर होगी रात को, और भी लोग होंगे। प्रशांत जी, रिमोट एरिया में पीएचसी और सीएचसी हैं, वहां पर रात को महिला डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। मैं भी अपने आसपास देखती हूँ
और बल्कि ये जो हादसा हुआ इससे पहले मैंने एक सवाल किया था कि गांव में या कहीं पर भी, रिमोट एरिया में या शहर में, कहीं पर भी लगा लो, रात को लड़की जो डॉक्टर है, रात को ऑन ड्यूटी है, वो 24 घंटे की उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, रात को कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है? और ये बहुत बड़ी घटना है प्रशांत जी, बहुत बड़ी घटना, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये दूसरा निर्भया कांड है। और न जाने इस देश में तो कितने कितने निर्भया हो गए, एक निर्भया हुआ तो देश खड़ा हो गया था, लेकिन आज तो हर रोज निर्भया हो रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं आती है। सरकारों की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती थी कि सबसे पहले उस जो डायरेक्टर थे उसको सस्पेंड करना चाहिए था, टर्मिनेट करना चाहिए था, और जो वहां पर मरीज थे उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए थी, और वहां पर जो एसपी हैं, जो सिक्योरिटी मैन दूसरे लोग हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि कांड हो गया और वो सब अपने चादर तान के सो रहे। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आज बेटियां कहीं सांस नहीं ले पा रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है प्रशांत जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरह से जो जैसे आपने भी, अंशु जी ने भी कहा कि जवाबदेही तो तय होनी चाहिए जो भी वहाँ पे मुखिया वर्क प्लेस के, तो क्योंकि लगातार जितने घटनाएं सामने आ रही हैं बड़ी दुखदाई। मैं पूनम शर्मा जी के पास हूँ। पूनम जी, क्योंकि लगातार छोटे बच्चों के साथ जो यौन हिंसा होती है और जिस तरह से अपराधों के साथ होते हैं, उस कमेटी के भी अध्यक्ष हैं कि किस तरह से उन बच्चों का जो उनकी जो ट्रीटमेंट दिया जाए, उनकी सुरक्षा को व्यवस्थित बनाया जाए। तो लगातार बड़े नज़दीक से वह बच्चों के प्रति, बाल अपराध के प्रति जो व्यवस्थाएं सारी सरकारी उसको भी देखती हैं। तो पूनम जी, हमारा देश एकदम कहते हैं देवी को, महिलाओं को देवी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। जिस देश के अंदर, जिस सभ्यता संस्कृति के अंदर महिलाओं को हमेशा शक्ति रूप के हमेशा माना गया है, ऐसे में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ना, जैसे संतोष जी ने भी कहा, अंशु जी ने भी कहा, ये बड़ी चिंता की बात है। और विभत्स घटनाएं लगातार महिलाओं को लेकर हो रही हैं समाज के अंदर। आप किस तरह से पूरे विषय को देखती हैं? और क्योंकि लगातार आप संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, लगातार आप काम करते हैं महिलाओं के सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के प्रगति को लेकर, क्या लगता है आपको पूरे विषय को अगर देखें जिस तरह कोलकाता में घटना हुई है? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा है कि आपने इस विषय को उठाया, क्योंकि बहुत जरूरी है कि इन चीजों के बारे में जिक्र किया जाए कि क्या वजह है कि भाई इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बार बार होती हैं और अपराधी हर बार बच जाते हैं। मैं क्योंकि बाल कल्याण समिति में कार्यरत हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और संस्थाएं या जो भी कल्प्रिट है, एक्यूज है, उसको बचाने के लिए बहुत लोग आगे आ जाते हैं। और बच्चियां जो हैं वो पीड़ित होती हैं और पीड़ित ही रह जाती हैं। उन्हीं को बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं कि भई हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास आती हैं, बताती हैं कि भई जो एक्यूज़ है वो हमें धमकी दे रहा है, वो हमें परेशान कर रहा है, वो हमें दबाव बना रहा है कि हम अपनी रिपोर्ट वापस ले लें। तो जैसे आपने बोला कि महिला या स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता है, तो आप अगर उन ग्रंथों को या पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकों को उठा के देखें, तो उन देवियों के प्रति भी राक्षसों ने जो है अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को दिखाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। लेकिन कहते हैं कि सत्यमेव जयते, अंत में देवी ही विजयी होती है और उन शत्रुओं का जो है वो नाश हो जाता है। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि इन बलात्कारी पुरुषों का नाश जो है वो कैसे होगा? इन्हें कैसे हम लोग जो है वो क्या है, एक सेकंड, हम बोलो क्या है ये? अच्छा, तो हमें समझ नहीं आ रहा, मेरा पर्स और वो यहाँ दे जाना। हमें समझ नहीं आ रहा कि उनका कैसे खात्मा होगा, उनको सजा क्यों नहीं मिल पाती है? ये जो कैलकाटा की घटना है, डॉक्टर को ये माना जाता है कि वो जीवनदायी है, वो दूसरा भगवान है। लेकिन इस तरह की कॉन्स्पिरेसी उस महिला डॉक्टर के प्रति कैसे हो गई? और डेफिनेटली पहले एक प्लान बनाया गया होगा उस डॉक्टर को ट्रैप करने का। पता नहीं क्यों सुरक्षा के पूरे इंतजाम ऐसी वर्क प्लेस पे नहीं थे कि एक डॉक्टर को इतनी भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं कि जहां महिला वर्क प्लेस पे है, उसकी सुरक्षा का जो है वो ध्यान रखा जाए। सरकार तो इसके लिए दोषी है ही, लेकिन जो वर्क प्लेस है, चाहे वो प्राइवेट है और चाहे वो सरकारी है, वहाँ की संस्थाओं को ये महिलाओं की सुरक्षा के बारे में विशेष रूप से सजग होने की ज़रूरत है।
जहां तक बलात्कार का, ये महिलाओं के प्रति अपराध, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या उसका बलात्कार हो, यौन उत्पीड़न हो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो पुरुष जो ऐसा कृत्य करते हैं, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कुंठित होते हैं, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति तो इस तरह की घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता। तो और एक चीज और है, मैं देखती हूँ कि ये ज्यादातर इस तरह के लोगों के द्वारा ये कृत्य किए जा रहे हैं कि जो लोग पॉर्न मूवीज देख रहे हैं, मैं देखती हूँ कि सड़क पे हम जा रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि एक ही मोबाइल में 4-5 लोग ऐसे आंखें गड़ा के देख रहे हैं। तो ये तो है नहीं कि वो न्यूज चैनल देख रहे हैं उस पे, या कोई धार्मिक सीरियल देख रहे हैं, वो इसी तरह की पॉर्न मूवीज देखते हैं, और जिससे वो इतने अराउज हो जाते हैं कि उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि हम जो है एक अपराध की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये चीज है। दूसरा क्या है कि मैंने देखा है कि जो है ये जो वेब सीरीज आ रही है, अगर आप इन वेब सीरीज का कंटेंट देखिए तो मतलब इतनी शर्म आती है कि उसको अकेला ही व्यक्ति देख सकता है, उसको परिवार बैठ के नहीं देख सकता। तो ये भी ऐसी चीजें हैं जो कि समाज में यौन हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, और सरकार के ऊपर और फिल्म सेंसर का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो इसका कंटेंट तो इतना गंदा होता है कि, और यंग जनरेशन इसको देखती है, और ऐसे लोग भी देखते हैं जिन्हें कि कानून का भय नहीं होता, और वो जो है क्या नाम है, इस तरह के कृत्यों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी महिला होने के नाते महिलाओं को ये जरूर कहूंगी कि, क्योंकि देखिए ये बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हालांकि क्योंकि कोई भी महिला, चाहे वो बच्ची है, चाहे वृद्धा है, चाहे मिडिल एज है, वो सुरक्षित नहीं है। वो अपने आप को ये ना माने कि मैं सुरक्षित हूँ, तो उसके लिए उसको बहुत सजग रहने की जरूरत है। कुछ सेफ्टी जो मतलब रूल्स हैं वो उसको अपनाने ही चाहिए। अभी अभी हमारे पास एक बच्ची आई जो 4 साल की है, और जो है उसने बताया कि ड्राइवर अंकल जो है, वो मतलब स्कूल की वैन है, कि ड्राइवर अंकल ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और मुझे इस तरीके से टच करने लगे। तो मेरे पास तो मतलब 6 महीने से लेकर और 18 वर्ष तक की इतनी बच्चियों के केसेस आते हैं जिनमें हम ये देखते हैं, मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार आप प्रशांत जी यकीन मानिए कि हमको रात को नींद नहीं आती है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम कर क्या रहे हैं। माता पिता को भी, बेटियों को तो संस्कार देने की बात सब करते हैं, लेकिन बेटों को संस्कार देने की तो महती आवश्यकता है। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारा समाज कहाँ जा रहा है, संस्कारों का इतना, नैतिक मूल्यों का इतना पतन हो रहा है, तो जिसके फलस्वरूप हम रोज अखबार भी इन चीजों से भरे पड़े हैं, हम रोज चैनल्स पे ऐसे डिस्कशन सुनते हैं, समाज में ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए दोषी हैं। ऐसे बलात्कारियों को अगर सजा नहीं होगी, अगर उनको, मैं तो कहती हूँ वो जो मुगलों वाला कानून है ना कि अगर जान के बदले जान और मान के बदले मान, तो इन लोगों का तो सच में ऐसा हाल होना चाहिए, जितने भी बलात्कारी हैं, जितने भी लोग उसमें शामिल हैं, सभी को कैस्ट्रेट कर दिया जाना चाहिए, सभी का अंग भंग हो जाना चाहिए, ताकि लोग डरें। क्योंकि डर तो रहे ही नहीं, भय बिन होए न प्रीति, भय के बिना तो वो काम चलेगा ही नहीं। जो हम हिंदुस्तानी अपने देश में कानून का इतना उल्लंघन करते हैं, जब हम विदेशों में जाते हैं तो हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ किसी नेता की पहुंच नहीं चलेगी, यहाँ किसी का कोई रुआब नहीं चलेगा। हम तो एक चपड़ासी भी क्या, आजकल तो एक वो भी सभी नेताओं से वो रहते हैं कि हमारी ये अप्रोच, हमारी वे अप्रोच। तो ये अप्रोचेस, ये जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग है, जब तक ये नहीं रुकेगा, जब तक कानून का भय नहीं होगा, हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में कहूंगी, माननीय हाई कोर्ट भी ऐसे मामलों में तो ऐसा संज्ञान ले कि ठीक है, हमें सेशन कोर्ट में जाना ही नहीं, हम ले रहे हैं डायरेक्ट संज्ञान, इसको फांसी हो। ऐसे जब तक इस तरह की सजाएं नहीं दी जाएंगी, यहाँ बैठ के मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि मतलब हम अपना मन महसूस के रह जाते हैं कि जो है वो एक्यूज जो है वो बच गया और पीड़िता जो है वो पीड़ित ही रह गई। ऐसी बच्चियां, उनके मन मस्तिष्क पे क्या असर पड़ेगा? जो 4 साल का बच्चा, जो 3 साल का बच्चा, जिसने वो सब देख लिया, जो इंसान विवाह के बाद किसी उसमें आता है, विवाह जैसी संस्था में आता है, तब देखता है,
वो बच्चा कितना मानसिक रूप से कितना आघात उसको पहुंचता होगा, कितना उसकी तो आप कहिए कि मतलब उसके तो अस्तित्व के सवाल पे सवाल खड़ा हो जाता है कि सारी जिंदगी वो कैसे जिएगा, क्या करेगा, कितना उसको मेंटल ट्रॉमा होता है। ये मैंने 3 सालों में यहाँ बैठते हुए इतना महसूस किया है कि हम कितने ही भाषण दे दें, कितनी ही बातें कर लें, लेकिन जो ये लोग पीड़ित होते हैं, जिनके साथ ऐसे अपराध होते हैं, जिनके साथ ऐसी घटनाएँ होती हैं, उनका जीवन तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि 1 सेकंड में उनकी तो दुनिया पलट जाती है। उनके परिवार वालों का क्या हाल होता है, समाज, और हम अगर अपने समाज की बात करें, मोमबत्ती लेके तो हम निकल जाएँगे, लेकिन अगर हम सड़क में देख रहे हैं कि किसी की बेटी के साथ किसी का पल्लू कोई खींच रहा है, तो हम डर जाएँगे, हम उस लड़के को नहीं रोकेंगे, क्या बदतमीज़ी है। अगर 4 लोग उसी समय उसको रोकें, तो हिम्मत नहीं बढ़े। लेकिन क्या है कि हम हिंदुस्तानियों में एक शगल हो गया है कि जब कोई घटना घट जाएगी, तो हम मोमबत्ती भी लेके चलेंगे, हम तख्ती भी लेके चलेंगे, लेकिन वैसे जो है हम बिल्कुल अपनी सामाजिक दायित्वों को नहीं निभाएँगे। बहुत शर्म की बात है, बहुत ही जितनी भर्त्सना की जाए कम है। जी। तो जैसा आपने कहा कि कानून को कड़े करने की आवश्यकता है और बहुत त्वरित तरीके से न्याय की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ऐसे मसलों के अंदर। तो अंशु जी के पास मैं आता हूँ। अंशु जी, आपको क्या लगता है, पूनम जी ने भी कहा कि समाज का भी दायित्व है और साथ ही कानून और पूरी जो सिस्टम है, पूरा जो व्यवस्था है जो समाज की, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया हो या सुरक्षा की जो संबंधित संस्थाएं हैं, सबको एकदम से बहुत सक्रिय रूप से इसमें भूमिका निभानी होगी। और लगातार इसमें हम देखते हैं राजनीति बहुत होती है, चाहे वो अगर किसी राज्य जी, में मतलब पार्टियों की आपस की दलगत राजनीति भी सामने आती है। एक राज्य में जिसकी सरकार है, अगर वहां पर क्राइम होता है तो वो सरकार वो पार्टी चुप रहती है, दूसरे दल वाले बोलते हैं। ऐसी अगर उनके अपोजिट पार्टी की सरकार दूसरे राज्य में वहां क्राइम होता है तो दूसरे दल आके बोलते हैं। तो ये जो दलगत राजनीति भी इन चीजों में जो निकल के सामने आती है, ये होना चाहिए, बल्कि सभी पार्टियों को एक साथ इस तरह के क्राइम के खिलाफ खड़े होने चाहिए और किसी भी दशा में ऐसे क्रिमिनल का साथ नहीं देना चाहिए, किसी की भी तरफदारी नहीं करनी चाहिए। क्या लगता है आपको? जी, ये तो और भी ज़्यादा मुझे दुखद स्थिति लगती है कि जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, उन दलों में एक बड़ी संख्या में महिलाएँ भी हैं, लेकिन उनकी जो एक महिला होने की संवेदनशीलता है, वो उस समय समाप्त हो जाती है और वो केवल अपने जो राजनीतिक जो दलगत उनकी कहा जाए कि जो लॉयल्टी है, वो बस केवल उसे ही दिखाने में लगी रह जाती हैं। एक महिला होने के नाते कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, कहीं भी अगर एक महिला के साथ इस तरह का इतना बड़ा दुराचार हो रहा है, इस तरह की घटना हो रही है, तो इसमें पार्टी लाइन से उठकर एक महिला होने के नाते इस पर स्टैंड लेना चाहिए और संगठित होकर सामने आना चाहिए। ये बहुत ही कहा जाए कि एक दुखदाई बात है कि जैसे कि हम देखते हैं कि ये भी चीज़ जो है कि वो बहुत पॉलिटिसाइज़ हो गई है। जब मणिपुर में इस तरह की घटना घटती है, तो वहाँ की सरकार के ऊपर अगर बात आती है तो केवल विपक्षी दल बात करता है। जो सत्तारूढ़ दल है वो इन चीज़ों के ऊपर अगर कहा जाए कि लीपापोती करने में लगा रहता है या अपनी एक चुप्पी बना के लगता है। वही घटनाएँ जब ऐसे स्टेट में होती है जहाँ विपक्षी दलों की सरकार चल रही है, तो जो सेंटर में सत्ता पक्ष है, वो वहाँ के जो दल के लोग हैं वो बोलने लग जाते हैं और ख़ास तौर पे जो इस दलों में महिलाएँ शामिल हैं, उनसे तो देखकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उन्हें पहले ये सोचना चाहिए, हम चाहे किसी भी दल में हैं, चाहे पक्ष सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है या किसी भी दल में है, हम हैं तो पहले महिला। अगर महिलाओं के साथ इस तरह की कोई भी बात हो रही है, इतनी बड़ी दुर्घटनाएँ हो रही हैं, इतने बड़े यौन अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक महिला होने के नाते इस बात को बोलें? तो ये तो वाक़ई कहा जाएगा कि हर चीज़ में राजनीति को घुसाना, ये तो बहुत ही एक दुखदाई बात है और महिला होने के नाते एक स्टैंड लेना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज पूरे ही सिस्टम की बात करें, पूरे ही समाज की बात करें, मुझे लगता है कि हमारे देश में पहले ही जो एक सिस्टम है हमारा, वो बहुत महिला विरोधी है। भले ही हम बात कर लें कि बड़े-बड़े पदों पर महिलाएँ बैठी हुई हैं, कई राज्यों में सीएम महिलाएँ हैं और आज तो हमारी राष्ट्रपति भी महिला हैं। सब जगह हमारे फ़ोर्सेज़ में, सेना में, मेडिकल में, हर जगह महिलाएँ हैं। महिलाएँ हैं, नेतृत्व की जगह भी हैं, लेकिन फिर भी आज जो महिलाओं के प्रति इस तरह से यौन अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के लिए जो असुरक्षा का पूरा एक वातावरण है, उसको रोकने में हम अभी तक असफल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारा
सिस्टम ही पूरा इस तरह से बुना गया है कि जब भी कोई होता है अपराध महिलाओं के साथ, तो उनको पहले महिला को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है कि वो रात में क्यों बाहर निकली, वो उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, वो अपने दोस्त के साथ क्यों गई, वो पार्टी में क्यों गई, उसने ये क्यों किया। ये नहीं पूछा जा रहा कि जो अगर कोई तो महिला अपने वर्क प्लेस में भी कहीं गई है, अपना काम करने गई है, अपनी ड्यूटी भी करने गई है, उसके साथ भी ये हो रहा है, तो वहां बताइए वहां आपके पास कौन सी बात है। तो जो हमारा सिस्टम है वो ही पूरी तरीके से महिला विरोधी ढंग से काम करता है। अगर ये महिला डॉक्टर के केस में बात मैं आपको बताऊं तो यहाँ क्या पूरा मामला हुआ ये मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, और आप उससे समझ लेंगे कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम कैसे महिला विरोधी है और कैसे इस तरह के अपराधों को सबसे पहले वो छुपाने की कोशिश करता है। जो ये महिला डॉक्टर हैं वो कॉलेज में वहां पर वो डॉक्टर है, रात में अपनी ड्यूटी कर रही थी और ड्यूटी करने के दौरान कुछ समय का समय मिला तो वो सेमिनार रूम में थोड़ा रेस्ट करने के लिए गई थी, जो कि उसी कैंपस में हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। वहां पर रोगी भी आते हैं उपचार के लिए, डॉक्टर्स भी हैं और सभी हैं, और दिन रात की तो ड्यूटी होती है, सभी की होती है, सबको पता है। लेकिन वहां उस सेमिनार रूम में इस तरह की घटना उस महिला के साथ, डॉक्टर है जो अपनी ड्यूटी पर है, वहां पे घट जाती है। और कहा जा रहा है कि केवल एक ही व्यक्ति नहीं है, इसमें कई और शामिल हो सकते हैं और ये गैंग रेप की घटना हो सकती है। और जब एक समय में उस महिला का जिस तरह से ये कहा जाए कि शव मिलता है और बुरी हालत में मिलता है, उसके खून निकला हुआ है, उसके कई जो अंग हैं वो विक्षिप्त हैं और बुरे हाल में हैं, तो वहां का जो प्रिंसिपल है वो उसको ये देखने के बजाय कि इसका असॉल्ट हुआ है, क्या हुआ है, वहां जो रिपोर्ट की जाती है पुलिस ने कहा कि ये अननेचुरल डेथ है, उसको सुसाइडल बताया जाता है और घर पे उस महिला के परिवारजन को बताया जाता है कि आपकी बेटी ने कुछ कर लिया है, सुसाइड कर लिया है। कितने दुख की बात है कि पहली बात तो यही कि वहीं पर इतने बड़े अपराध को पहले ही स्तर पर दबाने की कोशिश की गई। दूसरी चीज, जब वो महिला का परिवार वहां पहुंचता है तो 3 घंटे तक अपनी बेटी को उन्हें देखने नहीं दिया जाता है, वो किस हाल में है। और जब वो देखते हैं कि वो किस हालात में, तो वो बताते हैं कि इसके साथ तो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। और उसके बाद भी आप देखिए, जब ये सारी बातें होती हैं और उसके बाद ये मामला सामने जाता है, जो प्रिंसिपल है जब उन पे दबाव आता है तो वो केवल अपना इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देने के 12 घंटे बाद उनको दूसरी जगह नियुक्ति भी मिल जाती है। ये तो एक कहा जाए कि कितनी गैर संवेदनशील है हमारा सिस्टम, कितना बड़ा महिला विरोधी है, इसको हमें इस तरीके से समझना चाहिए। फिर उसके बाद जब ये परिवार हाई कोर्ट में जाता है और इस तरह से बातें जो है वो सारी चीजों में पूरे मीडिया में फैल जाती हैं, और जो छात्र हैं, जो सब जगह ये मेडिकल के छात्र हैं, वो सड़कों पर आ जाते हैं, जब इतना बड़ा हंगामा हो जाता है, तो पहले तो राज्य सरकार को ये नहीं लग रहा था कि ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी, देशव्यापी आंदोलन इनसे खड़ा हो जाएगा, तो तब तक उस बात को दबाने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद जब ये इतना बड़ा मामला बन जाता है, तब जो है ममता बनर्जी कहती हैं कि पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी, एक दोषी को पकड़ा भी जाता है, लेकिन उस तरह की कार्रवाई नहीं होती और घर वाले संतुष्ट नहीं होते। तब हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है कि आप जो पुलिस है वो कुछ नहीं कर पा रही है, राज्य की पुलिस, सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया जाता है। और कितनी हास्यास्पद बात है कि जहां पर ये घटना उस महिला के साथ हुई है, उस स्पॉट के पास ही अगले दिन ही रेनोवेशन का कार्य भी शुरू कर दिया जाता है। यानी कि सीबीआई की टीम वहां पहुंचे, फॉरेंसिक वहां से एविडेंस ले, चीजों कलेक्ट करे, इतनी बड़ी लापरवाही कि वहां पर रिकंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो जाता है। तो आप ये देखिए ना कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम कैसा है। और जो एक आरोपी को पकड़ा गया है और उसके बारे में भी जो पता चल रहा है कि वो पुलिस में वॉलंटियर का भी काम करता था, यानी ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, उन्हें पुलिस में वॉलंटियर का काम दिया गया है, सिविक पुलिस के तहत वो काम करता था, और अस्पताल में उसका आना जाना क्यों था, इसे भी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। वो वहां पर एज एक तरीके से एक दलाल के रूप में काम करता था, जो मरीजों को हेल्प करता था कि उनका इलाज हो जाए, उनकी सर्जरी हो जाए, और उससे वो उनसे पैसे लेता था। और बताया जा रहा है कि उस रात वो इसी तरह से वहां हॉस्पिटल में आया था किसी मरीज के का सर्जरी वगैरह करवाने के लिए, और दलाली के भी शायद उसने पैसे लिए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और वहीं कैंपस में उसने शराब पी, ये बताया जा रहा है। और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया, और सीसीटीवी में जब वो बाहर आ रहा है तो उसकी फुटेज कैद। आप समझिए कि हमारा सिस्टम कैसा है। जो एक हॉस्पिटल है वहां पर भी एक काम करने वाले अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो हमने कैसा सिस्टम अपने चारों तरफ खड़ा किया है। और उसके बाद जो प्रिंसिपल है
उन्हें दूसरी जगह नियुक्ति भी दी जा रही है, और जब हाई कोर्ट से बात आई तो केवल उन्हें छुट्टी पर भेजा गया। जैसे मैम बोल रही थी कि तुरंत सस्पेंड होना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं किया गया। तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि महिलाओं को तो न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनको तो पहले खुद को ही साबित करने में लग जाएंगे कई समय बरसों कि हम है विक्टिम। यानी यहाँ तो विक्टिम के खिलाफ ही चीजों को बनाया जाता है। तो ये दुखद स्थिति है कि हमारा कितना महिला विरोधी सिस्टम है। और दूसरी बात ये जो आपने कही, जो हमारा एक जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी महिला विरोधी है। मैं तो कहूंगी जो खुद दलों में महिलाएं हैं वो खुद महिला विरोधी हैं, कि जब एक पार्टी के साथ स्टेट में ऐसा होता है तो दूसरी पार्टी की महिलाएं बोलती हैं, तो सत्ता पक्ष की चुप रहती हैं। तो ये क्या हो रहा है? क्या आप महिला होने की जिम्मेदारी को भी भूल बैठे हैं? आप भी एक महिला हो। जो हमारे देश में इतनी महिलाओं की संस्थाएं चल रही हैं, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है या और भी है कोई संगठन है, तो वो भी ऐसे पिक एंड चूज के तरीके से जब मामले होते हैं तभी क्यों सामने आते हैं? जब जिस राज्य में ये देखकर आप आएंगे कि सत्ता पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है, तब हमें बोलना चाहिए, तब नहीं बोलना चाहिए। तो ये स्थिति तो वाकई और भी ज्यादा दुखद है। और यहाँ बात है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की, कि सारे सिस्टम में कितने लूप होल आपने बनाए हुए हैं। कोई दलाल कैसे वहां पे आ जाता है हॉस्पिटल में, कैसे ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के उस इंसान को आपने सिविक पुलिस में भी शामिल किया हुआ है, कोई वेरिफिकेशन आप नहीं करते हैं। और जैसा मैम बता रही थी कि ये जो पोर्नोग्राफी है वो भी एक बहुत बड़ा उसका रोल है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो पोर्नोग्राफी देखता था। उसके घर से जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके मोबाइल में बहुत सारे इस तरीके से बहुत आपत्तिजनक बुरे बुरे यौन हिंसा के वीडियोस मिले। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है हमें ये देखना होगा कि हमने अपने सिस्टम को कितना घुन लगा के रखा हुआ है और कितना महिला विरोधी बना के रखा है कि आजादी के 70 साल बाद भी सड़कों को तो छोड़ दीजिए, हम वर्क प्लेस में, कॉलेज में, स्कूल में, दफ्तरों में, अस्पतालों में भी अपनी महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण, एक सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इससे ज्यादा और दुखद स्थिति कोई नहीं हो सकती है। तो पॉलिटिकल विल की तो क्या मैं कहूँ बहुत कमी है ही है। हमारे पूरे समूचे सिस्टम का यहाँ पर फेलियर हमको नजर आता है। जब हाई कोर्ट से ऐसी बात आती है तब सीबीआई इसको लेती है, तब उसमें भी कितना समय लगेगा, क्योंकि हमने देखा एक निर्भया कांड हुआ, जब इतने बड़े स्तर पर भी उसका लिए पब्लिक ओपिनियन बना, तो उसके बाद भी हमने देखा कि कितने साल लग गए उसमें भी फैसला आने में, न्याय होने में और उनको सजा होने में। तो जो केस इतना ज्यादा लाइमलाइट में था, जिसको लेके सरकार भी इतना ज्यादा सामने आई, वो केस आपका सॉल्व होने में आपका सालों ले लेता है। तो जो बाकी केसेस है महिलाओं के प्रति अपराधों के, नॉर्मल केसेस है, सोचिए उसमें तो कोई सुनवाई करने वाला भी नहीं रहेगा, कोई सुनने वाला भी नहीं रहेगा। तो बात तो बहुत होती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, जल्दी जल्दी फैसला आना चाहिए, मौत की सजा होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन जब सिस्टम में घुन लगे हुए हों, लूप होल्स बने हुए हों, उनके बचने के लिए सारे रास्ते हों, सिस्टम पूरा सड़ा हुआ हो, उसमें हर जगह हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे पुलिस का भी बहुत खराब रोल है। जब पुलिस ने देखा कि, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है खासतौर पर अगर बताएं कि उस महिला डॉक्टर की, उसमें साफ साफ है कि उसके साथ बहुत दुराचार हुआ है, उसका पूरा असॉल्ट हुआ है, उसकी हड्डियां टूटी हैं, उनकी टखने की हड्डी टूटी है, खून निकले हुए हैं, उसके पैरों में चोट है, उसके चश्मा टूट के उसका कांच जो है उसकी आंख में गया हुआ है, वो पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। तो ये आप बताइए कि आप उसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये सुसाइडल है, यानी कि आप एक महिला को वो न्याय की बात उसका परिवार क्या करेगा, क्या उम्मीद करेगा? आप पहले ही उसको ढकने की कोशिश करें, और वो भी कौन? जो वहां पर हेल्म ऑफ द अथॉरिटी है, जो वहां प्रिंसिपल है, जो वहां प्रशासन है, वो जो वहां पे पुलिस है, वो देख कर भी ऐसे अनदेखा कर रही है। और जब कोर्ट इंटरवीन करता है, जब इस तरह की बात होती है, बहुत बड़ा एक पब्लिक ओपिनियन बन जाता है, सड़कों पे छात्र आ जाते हैं, इतने सारे मेडिकल स्टूडेंट पूरे देश भर में आते हैं, तब तो दबाव के तहत आपको ये करना पड़ रहा है ना। तो आप सोचिए कि हमारी महिला सुरक्षा कहाँ है? जीरो है, मैं तो कहूंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा इसी प्रश्न चिन्ह के घेरे में लगातार आ जाती है कि जब इस तरह की कार्रवाई सामने आती हैं, और सरकार को, जैसा आपने कहा, विल पावर जो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपराधिक किसी भी दल से संबंधित हो, किसी भी समाज से संबंधित हो, किसी भी समुदाय का हो, उसके प्रति किसी तरह का भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि लगे कि सजा से बच सकता है। ये ऐसे अपराधी तत्व की जो क्रूरता है उनके अंदर, जो विकृत मानसिकता उनकी, उसका बढ़ावा मिले।
तो मैं डॉक्टर संतोष जी के पास हूँ। संतोष जी से अंशु जी ने भी कहा, पूनम जी ने भी कहा, और आपने भी कहा था कि इस तरह की लगातार जो कार्रवाइयाँ हैं बड़ी कठोर से कठोर होनी चाहिए सरकार प्रशासन के द्वारा। अच्छा, इसमें समाज का क्या रोल देखती है आप? समाज की बड़ी भूमिका है। समाज में हम किस तरह के, हमारी जो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, समाज में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है एक दूसरे के प्रति, क्या आक्रामकता जो बढ़ रही है समाज के अंदर, एक दूसरे को सहन करने की जो क्षमताएं खत्म हो रही हैं समाज के अंदर, क्या पुरुष मानसिकता भी बार बार पुरुष मानसिकता को लेकर ये बात कही जाती है कि एक अपने आधिपत्य जमाने की जो प्रवृत्ति है कुछ लोगों के अंदर, क्या वह भी भूमिका निभाता है? और क्या घर से भी साइकोलॉजिकल जो एक ट्रीटमेंट या व्यवहार का जो परिपक्वता लाने के लिए प्रयास परिवार से भी होनी चाहिए बच्चों के अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर, उसको किस तरह से आप देखती हैं कि काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है युवा पीढ़ी को आज? प्रशांत जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि काउंसलिंग की तो जरूरत है ही, लेकिन जो हालात हैं आज के, वो हालात एक दिन में नहीं बने, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो इनसेंसिटिविटी है, चाहे वो समाज की है, सरकारों की है या प्रशासन की है, वो एक ही बात है। क्योंकि अगर पड़ोस में किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो लोग कान आंख नाक बंद कर लेते हैं और वो ये सोचते हैं हमें क्या लेना देना, हमारा बच्चा थोड़ी है। अगर लड़की गलत चलती है, कहीं लड़का गलत चलता है, तो कोई भी आज टोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। पहले प्रशांत जी गांव में ऐसे होता था, अगर कोई लड़का किसी लड़की को नजर भर के देख भी लेता था तो उसको बुला के गधे पे बिठा के काला मुंह करके उसके जूत मारा करते उसके। तो किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती समाज में कि भाई हाँ किसी के साथ ऐसा कर दे। लेकिन अगर आज वो ऐसा करते हैं तो लोग ये कहते हैं तुम कानून हाथ में ले रहे हो। कानून क्या करेगा जब किस तरह से लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है और कोई बोल नहीं रहा है, तो लोग ही उठेंगे ना, लोग क्या करेंगे। प्रशांत जी, ये सोच है पूरे पूरे लचर तंत्र की, बीमार तंत्र की। क्योंकि मैं निर्भया कांड में एक उदाहरण आपको जरूर देना चाहूंगी। निर्भया कांड हुआ जिसमें गवाह भी आपके सामने था, जिसमें क्रिमिनल्स भी आपके सामने थे, उसके साथ न्याय होते होते 11 साल लगे। और जो नाबालिग था, वो नाबालिग कहाँ है? जो सबसे बड़ा क्रिमिनल था उस केस में, वो कहाँ है, किस पोजीशन में है, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को नहीं मालूम। क्योंकि जिसने नाबालिग होते हुए इतना बड़ा कांड कर दिया, वो बालिग होके क्या क्या करता होगा, कोई कोई उसकी कोई मतलब उसको देखने वाला ही नहीं है कि वो कौन है, कहाँ है। क्योंकि इसको पहचान छिपा ली गई थी, इसलिए पहचान छुपा ली गई थी कि वो नाबालिग था। अरे नाबालिग ने इतना बड़ा क्राइम किया है तो उसकी पहचान कैसे आप छुपा रहे हो? क्यों छुपा रहे हो उसकी पहचान? किस लिए छुपा रहे हो? ताकि एक क्रिमिनल को पैदा करोगे आप और फिर उसको समाज में छोड़ दोगे ताकि किसी की बहन बेटी के साथ फिर वो ऐसा ही करे जैसा उसने किया है। ये सोच है, ये कानून में कमियां हैं। कानून की कमियां भी क्रिमिनल्स को बहुत फायदा पहुंचाती हैं। आप देखिए लड़कियां जो है ना तो स्पोर्ट्स के ग्राउंड में सुरक्षित है। रुचि का कांड है, जो हरियाणा के डीजीपी थे राठौर, रुचि का कांड उसकी सहेली ने लड़ा। क्या कानून में लड़ना किसी व्यक्ति के लिए आसान है? किसी आम साधारण व्यक्ति के लिए आसान नहीं है कानून की लड़ाई लड़ना। आपको सबसे पहले वकील करना। अब वकील इंटेलिजेंट है या नहीं इंटेलिजेंट है ये कौन बताए? अगर इंटेलिजेंट है तो भी उसके लिए फीस बहुत चाहिए। और जो क्रिमिनल है वो लगातार धक्के खाता है। वो सनी देओल की लाइनें हैं, वो बिल्कुल स्टीक बैठती है हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है उसके ऊपर, कि वहां जाकर केवल मिलती है तारीख पे तारीख। क्योंकि वहां न्याय नहीं मिलता आपको, आपके साथ न्याय नहीं होता है। अगर आपके गवाह फिर गए, अगर आप कानून में अपने पेश नहीं कर पाए, चाहे तो एविडेंसेस कह लो या कोई गवाह कह लो, आप अगर प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आप फेल हैं। चाहे आप कितना ही बड़ा क्राइम आपने करते हुए किसी को देखा है, लेकिन अगर गवाह आपके पास नहीं है तो आपने कुछ देखा ही नहीं। कानून में कमियां हैं। और मैं तो ये मानती हूँ कि सामने आंखों के सामने कोई कत्ल हो जाता है, अगर उसकी कोई गवाही देने वाला नहीं है तो कत्ल हुआ ही नहीं, क्योंकि कानून को गवाह चाहिए। और कानून के गवाह के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है या उसके साथ छेड़छाड़ होती है तो उसका एविडेंस कौन तैयार करेगा? क्या वो लड़की मोबाइल लेकर वीडियो बनाएगी कि भाई देखो मेरे साथ बलात्कार हो रहा है, या मेरे साथ छेड़खानी हो रही है, या मेरे साथ लड़के आ रहे हैं, या मुझे छेड़ रहे हैं? क्या उसके पास इतनी फुर्सत है उसको कि वो मोबाइल उठाएगी वीडियो बना लेगी? या कोई और व्यक्ति है जो वीडियो बना लेगा? अगर और व्यक्ति होता तो वो बचा ही लेता, वीडियो क्यों बनाता? वो उसको बचा ही लेता। तो लूप होल्स बहुत हैं। आपको पैसे के द्वारा खरीदा जाता है, आपको प्रलोभन से धमकाया जा सकता है, आपको डराया जा सकता है, प्रलोभन दिया जा सकता है, आपके पास सिफारिशें अप्रोच किया जा सकता है, किसी रिश्तेदार का दबाव डाला जा सकता है। और बहुत सारे गवाह कानून में लड़ते लड़ते टूट जाते हैं बीच में,
क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई कोई नहीं लड़ पाता है, कौन केस करता है और वो बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, उसको न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों मुकदमे केसेस जो है वो उनमें पड़े हैं, और को लड़ने के लिए तो जजेस भी हमारे पास कम है, तो वो कौन लड़ेगा? उस लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अगर जाने की हिम्मत करते हो तो भी शायद संभव नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में तो आप सोच ही नहीं सकते जाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में एक तारीख के लिए पैसा लिया जाता है। एक गरीब व्यक्ति सोच सकता है क्या कोर्ट के दरवाजे खटखटाना? नहीं कर सकता। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनमें परिवर्तन करना चाहिए। फास्ट ट्रैक बनते तो हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक में भी आप देखिए, निर्भया कांड फास्ट ट्रैक में 11 साल लग गए। 11 साल लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। हर व्यक्ति आज अपने काम धंधे में व्यस्त है, किसके पास इतना समय है? और दूसरी बात, जब चोट गहरी होती है तो उसका दर्द ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसके घाव भरने लगता है तो वो दर्द और तकलीफ भी कम होने लग जाती है। जो चश्मदीद गवाह इंस्टेंट जो रिएक्शन दे सकता है वो बाद में नहीं देगा। उसके घर वाले भी कहेंगे क्यों पागल हो रहा है, क्यों बिना बात के अपनी जीन मौत बुला रहा है। और ऐसे बहुत केसेस हैं। पानीपत के पास आपने देखा होगा वो केस जिसमें एक सरपंच ने गवाही दे दी थी, उसके भाई को मार दिया, फिर जब बेटे ने गवाही दी तो उस बेटे को भी मार दिया। क्या करोगे आप? सबको पता है कि हाँ ये गलत हुआ है और इन्होंने मारा है, लेकिन उसके बाद गवाह उनको नहीं मिला, और जो क्रिमिनल था जिसने कत्ल किए दो, उसको वो बरी कर दिया। और जो आदमी 2 कत्ल करके बरी होके घर में आ गया, उसके बाद वो क्या क्या करेगा, तो आप सोच के देखिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज जो व्यवस्था है, सबसे पहले हमारी मॉरल एजुकेशन खत्म कर दी गई है। स्कूल्स में कोई शिक्षा मॉरल नहीं है, क्योंकि वहां केवल रट्टे लगाए जाते हैं। जो सिलेबस आपको दिया है उसके रट्टे लगाओ और बात खत्म, आपने परसेंटेज लेनी है। इंसान तो बनाने हमने बंद कर दिए प्रशांत जी, इंसान कहाँ बना रहे हैं हम? अब तो मशीनें तैयार की जा रही हैं, और वो मशीनों में तो आप जैसा डेटा डालोगे वो वैसा ही फीड होगा, और वैसा ही वो उसका रिजल्ट होगा, वैसा ही वो काम करेगा। तो डेटा डाला जा रहा है लोगों में। ये जो पॉर्न साइट्स हैं, ये क्या बैन नहीं हो सकती हैं? करना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने संसद में भी पॉर्न वीडियो देखते हुए कि मैंने एक क्लिप देखी और मैं हैरान हो गई कि संसद में भी लोग ऐसा करते हैं। तो बाहर आप क्या उम्मीद करेंगे? संसद में खड़े होकर किसी महिला को टंच मार बोला जाता है, किसी महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला जाता है, किसी लाइब्रेरी को इसलिए बंद कर दिया जाता है, वहां के VC कहते हैं कि लाइब्रेरी लड़कियों के लिए नहीं खुलेगी, क्योंकि लड़कियां अगर आती हैं तो लड़के ज्यादा आते हैं उनको देखकर, इसलिए लड़कियों के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जगह नहीं दी जा सकती। जब किसी विधानसभा में कोई विधायक ये कहता है कि ये पराया धन है, और इस तरह की न जाने क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें, जब सबसे बड़ी पंचायत में हो सकती है, वहां से एक मैसेज आता है कि कुछ नहीं हो सकता। अगर हमने क्राइम कर भी दिया तो क्या बिगाड़ लेगा कोई हमारा? ये जो एक मैसेज लोगों तक जा रहा है, ये मैसेज बेहद खतरनाक है। और आप देखिए, इस मैसेज के कारण निर्भया कांड के बाद तो कोई कांड होना ही नहीं चाहिए था। जो चारों को फांसी की सजा हुई है, उसके बाद तो कोई कांड होना ही नहीं चाहिए था। इतना डर लोगों में बैठना चाहिए था, लेकिन नहीं बैठा। उसके बाद इतने कांड हुए कि कांड गिनने ही बंद कर दिए हमने। तो हमें तो ये लगता है कि अगर सुबह लड़की घर से बाहर जाती है और शाम को अगर वो सुरक्षित आ जाती है, तो आप ये समझ लो कि वो बहुत सुखी है। क्योंकि हमें नहीं मालूम, जो लड़की स्कूल गई है, जो लड़की कॉलेज गई है, जो लड़की अपने काम पे गई है, जो नौकरी करती है, गुड़गांव में देखा होगा आपने किस तरह से वो लड़की रात को ड्यूटी पे जा रही थी, उसको अगवा कर लिया जाता है, फिर बलात्कार किया जाता है, फिर उसको मार दिया जाता है। और इस तरह के बहुत सारे रोज ऐसे कांड हो रहे हैं। तो अब तो हालात ऐसे बदतर हो गए हैं कि ना सरकार अपनी जिम्मेदारी मानती है, ना ही प्रशासन अपनी जिम्मेदारी मानता है, ना ही स्थानीय लोग अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि जिस माँ का लड़का अगर ऐसा कांड कर देता है, सबसे पहले गोली उस माँ को मार देनी चाहिए थी, अपने बेटे को। उसको माँ को पहल करनी चाहिए थी, अपने लड़के का कान पकड़ के और सीधा पुलिस स्टेशन ले जाए कि इसने ये कांड किया है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन यहाँ तो चेहरे देखकर कानून बन रहे हैं, चेहरे देखकर गवाही होती है। और जैसे ही क्राइम होता है, उसको बचाने के लिए भारी भारी भरकम लोग पॉकेटों में पैसे डाल डाल के लेकर आते हैं कि कितने में बिकोगे। यहाँ तो खरीदार चाहिए, बिकने के लिए सब तैयार हैं। तो सिस्टम बेहद खतरनाक है और खराब हो चुका है। अब तो मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं को मजबूत होना पड़ेगा। अपनी बेटियों को कराटे सिखाएं, अपनी बेटियों को कुछ ऐसी चीजें देकर भेजें कि बाहर अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं गाली तो नहीं दूंगी आपके चैनल पे, तो मुझे मेरा, क्योंकि खून खोल रहा है। अरे एक बच्ची को पैदा करना, उसको पालना,
उसको डॉक्टर बनाना कोई छोटी बात है? और कितने निश्चिंत होंगे वो पेरेंट्स जिन्होंने अपनी बच्ची को ड्यूटी पे भेजा है। मेरी बेटी भी डॉक्टर है प्रशांत जी, और जब से वो लड़की का मामला हुआ है कि मेरी तो दिन और रात के चैन खत्म हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि रिमोट एरिया में नाइट ड्यूटी होती है उसकी, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम तो निश्चिंत हो जाते हैं बच्ची को भेज के कि अरे वो अपने ऑफिस में ही तो है, नाइट ड्यूटी है तो क्या हुआ, है तो ऑफिस में ही। हम तो सोच ही नहीं सकते कि मतलब ऑन ड्यूटी बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है। तो आप देखिए ना, मतलब कितनी तकलीफ मुझे हो रही होगी उस बच्ची के लिए, क्योंकि मैं रोज इस चीज को फेस करती हूँ कि मेरी बेटी भी जाती है, नाइट ड्यूटी पे जाती है, और बिल्कुल कई ठीक बार है। तो रात को 2-2 बजे भी कोई कुछ हो जाता है तो गांव में भी जाना पड़ता है। तो मतलब कहाँ सुरक्षित है ये बच्चियां? क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं, कुछ भी बिल्कुल तो ठीक नहीं कहा है। आपने। वो निहत्थी है, अपनी गाड़ी उठाती है और चल देती है। मतलब हम रात को, वो एक अलग बात है कि हम लोग अकेला उसको नहीं जाने देते हैं, हम साथ जाते हैं, वो एक अलग इश्यू। लेकिन देख दी मतलब कितनी तकलीफ है हम लोगों को भी कि रात को हमें उसके साथ जाना पड़ता है। हालांकि पुलिस की गाड़ी साथ आती है, लेकिन फिर भी हम अकेली को नहीं भेजते। हम पुलिस के साथ भी अकेली को नहीं भेजते, क्योंकि आज किस वर्दी में कौन भेड़िया है ये भी हम कह नहीं सकते। आप देखिए ना, सिक्योरिटी वाला ही मतलब भक्षक है, तो किससे बचाओगे आप? किससे बिल्कुल सही बचाओगे, कहा आपने। कैसे बचाओगे? बिल्कुल, तो बिल्कुल बहुत सही कहा। बड़ी दुखद मामला महत्वपूर्ण, है ये। जी, 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 जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। और बात है कि जैसे कि आपने कहा कि हम अपनी जो बिटिया का आपने उदाहरण दिया कि आपकी बिटिया भी नाइट ड्यूटी में जाती है, कई बार उसकी जो इस तरह की शिफ्टिंग रहती है। लेकिन जो जैसा आपने कहा कि हम साथ में जाते हैं, अकेले नहीं छोड़ते, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते, पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात है कि नहीं कर सकते जी, समाज में नहीं ऐसे कर सुरक्षा सकते। और व्यवस्था। उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो जो उसके पास लोग हैं, मान लो कोई सीएमओ है, वो भी कितनी सारी जो ये पीएचसी है, सीएचसी है, कितनी सारी जगह पे वो जा थोड़ी सकते हैं। ठीक कैसे बात। जाएंगे वो? ये जो मानसिकता है उसको बदलने की जरूरत है, और बिल्कुल। मानसिकता तब बदली जाएगी जब ये जो पोर्न जैसी साइट्स हैं। मैंने देखा, मैं तो कॉलेज में कई बार बच्चों के फोन छीन लेती हूँ, मैं उनसे देखती हूँ कि दिखाओ तुम्हारे फोन में क्या है, और मैं देखती हूँ वहां पे दुनिया भर का गंद भरा पड़ा है बच्चों के फोन्स में। आप किसी बच्चे का फोन उठा लीजिए, उसमें इतना गंद भरा पड़ा है, वो गंद देखेंगे तो भगत सिंह कैसे बनेंगे, आप सोचो ना। और बिल्कुल वो, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि मैं ये मानती हूँ पेरेंट्स की जिम्मेदारी है अपने बच्चों के फोन एक बार जरूर देखें कि उसमें है क्या, और अगर गलत है तो उस बच्चे को समझाएं, वो चीजें डिलीट करें, और उसको आगाह करें कि ये चीज अगर मुझे दोबारा मिल गई है तो तेरी टांगा न तोड़ दूंगा। ये तो पेरेंट्स तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तो आपने। ये चीज हाँ, उनको फिर करनी भी चाहिए, अपने बच्चों को ठीक बात। ध्यान देना पड़ेगा, पेरेंट्स को और समाज को भी। अगर आपके आसपास कहीं कुछ ऐसा दिखता है तो ये ना सोचे कि फलानी लड़की है, मुझे क्या लेना देना, मेरी बेटी थोड़ी है, या ये सही। लड़का दूसरे का है, मेरा बेटा थोड़ी। ये जो सोच है लोगों में, वो सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे गांव का पहले था कि गांव में ये बता देते थे प्रशांत जी कि फलाना लड़का, भाई तेरा छोरा ठीक नहीं चल रहा, उसने संभाल ले, सीधा क्या करते हैं, और उसको बुलाया करते कि भाई हाँ के मामला है तुरा, बता के मामला है, और उसने पूछा करते और उसको समझाया करते। अगर वो थोड़ा बहुत भी गलत होया करता तो वहां चीजें ना, मतलब जहां स्टार्ट होता वहीं पे दब जाया करती चीजें, रुक जाया करती चीजें। अब तो कोई देखने वाला बोलने वाला नहीं है। अब किसी, कोई गांव में गाड़ियां भी किसी को देता तो कोई बोलता नहीं है, लोगों को लगता है ये कुछ उल्टा बोल गया तो तेरी इज्जत के ऊपर आन बन जाएगी। तो ऐसे में लोग बोलते नहीं है। और बस बहुत सारे केसेस में मैं, कई बार बुजुर्ग बैठे होते हैं, मैं बोलती भी हूँ कि लड़का गाड़ी दे रहा है, पब्लिक नहीं दे रहा है, इसको रोको ना आप लोग। तो बुजुर्ग ये कहते हैं कि क्या करे, मतलब अगर ये, मतलब इसके पेरेंट्स अभी आ जाएंगे, भाई तू चौधरी ना बने, तू अपने घर का चौधरी बन ले, मारे छोरे का चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। आज ये परिवर्तन हो रहा है समाज में। ये पहले आप टीचर सही एक कह आधा रहे थप्पड़ चट्टू मार दिया करते तो पेरेंट्स ये कहते थे भाई गलती करी होगी इसलिए मारा होगा। आज तो पुलिस में चले जाते हैं, एक थप्पड़ मेरे बच्चे को कैसे मार दिया। ये जो सोच बदली, अरे टीचर कोई बच्चे का दुश्मन थोड़ी है। अगर कभी जी, जी। थप्पड़ चट्टू लगा भी दिया तो उसकी भलाई के लिए लगाया होगा, पहले खूब मार दिया करते, कुछ नहीं होता था। ये तो आप ये बिल्कुल जो सही आज कह रहे ये हैं। अधिकार अधिकार की बात हो रही है ना, राइट्स की बात हो रही है, ये जी, अब जी। जो है ना, माहौल काफी बदल गया प्रशांत जी। सब लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोस में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। ये हालात बेहद खतरनाक और खराब हो खतरनाक। चुके हैं। और इसकी जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर मैं ज्यादा इसलिए फोड़ना चाहती हूँ क्योंकि सरकारों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। सरकार जब एक शब्द ना बोले, इतना बड़ा कांड हो जाए, सरकार एक सांस ना लेके, मेरी सरकार है उस प्रदेश में या देश में मेरी सरकार, तो मैं सांस ना निकालूं, तो कैसे परिवर्तन होगा? जबकि चाहे कोई ऐसा कांड है तो उसमें दोनों पक्षों को, पक्ष और विपक्ष दोनों को इकट्ठे होके उस क्रिमिनल को
कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए पहल करनी चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो, किसी का व्यक्ति हो। लेकिन यहाँ तो बीएचयू में 3 आईटी सेल के जब लड़के पकड़े जाते हैं तो पहले लिपापोती करते, नहीं नहीं ये हमारी पार्टी से नहीं है, हमारी पार्टी से नहीं। अरे वो किसी भी पार्टी से है, जब वो तुम्हारी पार्टी से है, दिख रहा है, उसके फोटो तुम्हारे साथ, तो उसको एक कंसिडर करिए ना, हाँ ये हमारी पार्टी के हैं लेकिन इन्होंने गलत किया, इनको सजा देंगे, तब परिवर्तन होगा। लेकिन ये लोग नहीं करते हैं ऐसा, वो कहते हैं कि नहीं हमारी पार्टी से नहीं है, पहले ये बचने की कोशिश करते हैं, और जब सब वायरल हो जाता है तो फिर उसके बाद वो चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, फिर बोलते ही नहीं कुछ भी। तो ये बड़ा दुखद और तकलीफदेह है। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा। समस्या यही है कि जो सत्ता प्रतिष्ठान है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी राज्य में किसी भी सरकार हो, उन्हें एक साथ एक मंच पर सभी पार्टियों को आना पड़ेगा और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें तमाम तरह की कोशिशें करनी होगी कि समाज में किस तरह से अपराध जो महिलाओं के प्रति हो रहे हैं या छोटे बच्चों के प्रति हो रहे हैं उसको कैसे रोका जा सके, और ऐसे जो आपराधिक व्यक्ति हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं उन्हें कैसे कड़ी से कड़ी सजा जितनी जल्दी हो सके। जैसे आपने निर्भया का उदाहरण दिया, 11 साल लग गए तमाम तरह के एविडेंस होने के बावजूद भी। तो जितनी जल्दी इन प्रक्रिया को अमल में लाया जाए, पूर्ण करा जाए, जिससे अपराधी कानून में शिकंजे में आए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो मैं पूनम जी के पास हूँ कार्यक्रम के अंत में। पूनम जी, क्योंकि आप लगातार इन चीज़ों से जुड़ी रही हैं या लगातार अपराध जो बच्चों के साथ अपराध होता है उसकी आप बच्चों के जो काउंसलिंग है उसको करने में आप लगातार आगे रहती हैं, क्या लगता है आपको तमाम तरह की जो बातें आपने भी कही, और जी पूनम जी आपको क्या लगता है कि पूरे सिस्टम को किस तरह से बदलाव की आवश्यकता है, समाज को किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है जो इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश लगाया जा सके, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके जल्दी जल्दी, क्या लगता है आपको? देखिए, सजा से पहले तो हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को संस्कार ऐसे दें कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में हो ही नहीं। और ये कानून नहीं कर सकता, ये हम लोग कर सकते हैं। हम लोग अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें। आपको याद होगा जब पहले हम लोग जो छोटे थे तो घर में अगर भाई बहनों की लड़ाई होती थी और भाई बहन को मारता था तो सब लोग ये कहते थे बेटा ये लक्ष्मी है, इसको हाथ मत लगाओ, इसको मत मारो, बहनों को मारने से लक्ष्मी चली जाती है। तो उन संस्कारों का कहीं ना कहीं ये असर रहता ही था कि हम लोग जो है बहनों को, बेटियों को बहुत मान सम्मान दिया करते थे। अब क्या हो गया, अब ये हो गया बराबरी वाला रिश्ता हो गया, सब लोगों को कानूनन बराबर हक है, कानूनन बराबर हक मिलना चाहिए। लेकिन माता पिता का ये फर्ज है कि वो अपने बच्चों को जो है वो ऐसी शिक्षा दे कि उनके बच्चे इस तरह की हरकतें ना करें। तो उसमें जो है वहां से ही शुरुआत की जरूरत है। और माताओं को मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों को, स्पेशली बेटों को, बेटियों को तो हम संस्कार देने की बात हमेशा से करते आए हैं, लेकिन अब बेटों को भी संस्कारित करने की जरूरत है। और जब कानून की बात आती है तो डेफिनेटली कानून में बिल्कुल लचीलापन नहीं होना चाहिए। कानून जो है, क्योंकि हम पॉक्सो एक्ट में काम करते हैं तो हम देखते हैं कि पॉक्सो जजेस जो हैं वो कोई भी रियायत नहीं बरतते हैं, कड़ी से कड़ी सजा भी देते हैं, पर सजा देने तक की नौबत आनी ही नहीं चाहिए, ऐसी घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए। ये कानून या कोई सरकार नहीं, ये समाज करेगा, ये परिवार करेगा। जॉइंट फैमिलीज खत्म हो गई हैं। माता, पहले परिवार में पिता अर्निंग मेंबर हुआ करते थे, अब माता भी हो गई है, तो बच्चों का जो भार है वो नौकरों के ऊपर हो गया है। नौकर जो है वो संस्कार कहाँ से दे देंगे आपके बच्चे को? तो संस्कारों की कमी है। पूरा परिवेश, पूरा मीडिया, पूरे सीरियल्स, पूरे वेब सीरीज सब ऐसे हैं जो आपके बच्चे को, और तो और आप देखिए कि जो हम जिन गाय भैंस का दूध पीते हैं उनको भी इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जाता है, वो भी जो है हार्मोनल बच्चों में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। तो जब सभी कुछ चारों तरफ जो है गड़बड़ी है और ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि बच्चे इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं, तो परिवार ही एक ऐसी चीज है जो कि इन चीजों को कम करने में सहायक हो सकता है। तो माता पिता को मैं ये संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि जब किसी के बेटे को सजा होती है, जब किसी का बेटा जेल में जाता है तो भी तो उन माँ बाप को दुख होता है। किसी की बेटी की इज्जत ताड़ ताड़ करने से पहले ये भी सोच लें, बेटे को ये भी समझाएं कि देख बेटा, तेरी भी इज्जत, तू कानून में पकड़ा गया ना तो तेरा भी कुछ नहीं होने वाला, तू भी जो है सजा। और क्या तू चाहेगा कि तेरे माता पिता तेरी वजह से या तेरी बहन को तेरी वजह से शर्मिंदगी समाज में उठानी पड़े? तो मॉरल एजुकेशन, मतलब वो चीजें जो है, चारित्रिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है,
और कोई बच्चों को टाइम नहीं दे रहा है। बच्चों को समय देने की आवश्यकता है। जब पहले बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के साथ समय व्यतीत करते थे, घर में चाचा ताऊ बुआ बहुत लोग होते थे, तो वो बच्चों को तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। हम बचपन में, हमें याद है, मम्मी कहानी सुनाती थी बिस्तर में जाने से पहले, तो उसमें कुछ मॉरल छुपा रहता था। अब वो मॉरल्स की बात तो कोई करता ही नहीं, सब दिखावे में लगे हुए हैं। अगर बच्चे ने कोई गलती भी कर दी है तो परिवार का कोई अन्य सदस्य उसे डांट नहीं सकता, समझा नहीं सकता। पहले तो न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी हैं, तो माओ का जो है वो दायित्व वो बढ़ जाता है। माओ को चाहिए कि वो दुनिया के सारे काम छोड़ के, अगर उन्होंने कोई औलाद पैदा की है तो उस औलाद को चारित्रिक बल वाला जरूर बनाए, क्योंकि जो है, अगर बेटे चरित्र रूप से अच्छे होंगे तो डेफिनेटली बेटियों की सुरक्षा का तो जो है प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी चीजें समाज क्या सोचता है, ये जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो इस मामले में मुझसे कितना सहमत है और कितना नहीं सहमत है, ये मैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने कही कि परिवार से भी शुरुआत होनी होगी। बच्चों को उन्हें जो नैतिकता को, चारित्र की जो उनको मजबूत है करनी चाहिए, और लगातार माँ बाप को शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए उनके बाल्यकाल से ही, जिसकी किसी भी इस तरह के वह जो माहौल है, कोई भी ऐसा अगर आपराधिक वाला, उससे बच के रहें, उससे अलग रहें। और ये बहुत आवश्यक हो गया, क्योंकि बहन भाई हर घर में बेटा बेटी होती हैं, तो लगातार उनके बीच ये किस तरह लड़के का सम्मान, लड़कियों को सम्मान करना चाहिए, किस तरह महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, लड़कों को पुरुष को सिखाना चाहिए। और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि समाजिक संरचना में जो बदलाव आ रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं समाज के अंदर, वह इस तरह की घटनाओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अंशु जी ने, पूनम जी ने, अपने सभी ने बड़े विस्तार से, संतोष जी ने भी बताया कि किस तरह से राजनीतिक प्रतिष्ठानों को भी किस तरह से काम करना चाहिए, सभी को एक साथ एक स्वर में बोलना चाहिए, दलगत राजनीति इन मामलों पर नहीं होनी चाहिए, और महिला सुरक्षा ही प्राथमिकता सबसे सभी दलों के लिए होनी चाहिए, चाहे उसमें अपराध किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य की सरकार के, किसी पार्टी सरकार की जो राज्य है वहाँ पर हो रहा हो, उसमें सभी दलों को एक साथ मिलकर एक दूसरे पर आरोप ना लगाकर उसका समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। महिला सुरक्षा कैसे मजबूत हो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं अंशु जी का, पूनम जी का, डॉक्टर संतोष जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा भी पसंद आएगी, और समझ में आएगा कि महिलाओं की सुरक्षा हम सबका दायित्व है, केवल उस परिवार का नहीं, समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है कि महिला को सुरक्षा का वह एहसास कराए, उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करे, चाहे वो कार्यस्थल हो या कोई भी स्थल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन शब्दों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।